शशांक एक बिजनेसमैन था। कुछ महीने पहले ही उसका विवाह रितिका के साथ हुआ था। शादी के कुछ महीने बाद शशांक अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने का प्लान करने लगा। शशांक के घूमने के ख्याल पर उसकी माँ खुश होते हुए शशांक से बोली, यही तुम्हारे घूमने फिरने के दिन है बेटा। जा, बहू को कहीं अच्छे हिल स्टेशन घुमा ला, उसका भी मन बहल जाएगा। वैसे कहाँ जाने की सोची है तुमने? एक पहाड़ी इलाका है माँ, ऊटी के पास एक छोटा सा गांव। वहाँ आसपास बेहद हरियाली है और शांति भी है। मैं रितिका के साथ वहीं पर जाना चाहता हूँ। शशांक, गांव में कोई होटल या गेस्ट हाउस नहीं होते। अरे माँ, जमाना बदल गया है। अब तो गांव के लोग भी अपना घर रेंट पर देने लगे हैं। बात यह है ना माँ कि कुछ महीनों पहले मैं ऊटी गया था। वहीं रास्ते में मुझे एक राजेश नाम का व्यक्ति मिला। उसने ही मुझे उस छोटे से गांव की सैर कराई। उसकी सुंदरता देखकर मैं तो दंग रह गया। मैंने राजेश को उसी वक्त कुछ पैसे एडवांस दे दिए थे। राजेश ने ऑलरेडी हमारे लिए एक घर रेंट पर ले रखा है। अगले दिन शशांक अपनी माँ के पैर छूने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, शशांक की माँ उसे चांदी का लॉकेट देते हुए बोली, ये ले बेटा, इस लॉकेट को पहन ले। कल ही मैंने खास तौर पर तेरे लिए सिद्ध पुरुष बाबा से लिया है। इसे पहनेगा तो बुरी बलाएं तुझसे दूर रहेगी। शशांक और रितिका ऊटी के उस छोटे से गांव में पहुंच गए। राजेश शशांक को एक मकान की चाबी देकर चला गया। उनके घर से थोड़ी ही दूरी पर नीचे उतरने पर एक छोटा सा गांव था, जहां मुश्किल से 20 या 25 घर ही होंगे। रात के 1 बजे के आसपास एक भयानक दिल दहला देने वाली चीख से रितिका की नींद खुल गई। शशांक, जल्दी से उठकर बैठो। क्या तुम्हें एक दिल दहला देने वाली चीख नहीं सुनाई दी? रितिका, सो जाओ। आधी रात से ज्यादा का समय हो गया है। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा या तुम्हारा कोई वहम होगा। शशांक की बात सुनकर रितिका फिर से लेट गई। अगली सुबह रितिका की जब आंख खुली तो शशांक बिस्तर पर नहीं था। रितिका घर से बाहर निकल आई तो उसने देखा कि शशांक कार के पास खड़ा था। रितिका शशांक के पास पहुंच गई। इस कमबख्त कार को भी पता नहीं क्या हो गया। कल अच्छी खासी खड़ी की थी इधर, अब इसका टैंक लीक कर रहा है। वापस पालमपुर जाके इसे मैकेनिक को दिखाना होगा। कल रात मुझे उस लड़की की चीख सुनाई दी। वो मेरा वहम नहीं था शशांक। तुम्हारा वहम ही होगा रितिका। नहीं शशांक, मेरी आंख ही उस लड़की की भयानक चीख से खुली थी। कम ऑन रितिका, अब माँ की तरह तुम भी शुरू मत हो जाओ। शशांक रितिका का मूड सही करने के लिए उसे पहाड़ों के नीचे उस छोटे से गांव में घुमाने ले गया। वो दोनों एक झोपड़ी के सामने से गुजर रहे थे तो रितिका की नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, जो दूर से ही उसे घूरे जा रही थी। अचानक वो बूढ़ी औरत रितिका की ओर देखकर रहस्यमयी अंदाज में बोली, चली जा इन पहाड़ों से वापस, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा तेरा। आज की रात बहुत भारी पड़ेगी तुम दोनों पर। ये चंपा नाम की डायन का इलाका है। शशांक गुस्से में उस बूढ़ी औरत से बोला, बकवास मत कीजिए आप। जब अपनी आंखों से मौत को देखेगा ना, तब तुझे यकीन आ जाएगा। शशांक गुस्से में घर चला गया और रितिका से शाम को आने को कहकर कार की रिपेयरिंग के लिए ऊटी चला गया। रितिका माइंड फ्रेश करने के लिए घर से बाहर चली गई। अचानक उसकी नजर एक स्त्री पर पड़ी, जो पहाड़ों की रहने वाली थी। गांव की उस औरत ने रितिका की ओर देखकर कहा, ये घर किराए पर आपको किसने दे दिया? यहाँ तो कोई नहीं रहता। हाँ, कुछ साल पहले यहाँ आबादी थी, घर भी थे। इस इलाके के बाहर जाकर बस गए। मगर क्यों? क्योंकि ये इलाका श्रापित है। इस इलाके में चंपा नाम की एक लड़की की आत्मा रहती है और वो आज भी रातों में यहाँ भटकती रहती है। वो दर्द से चीखती है, चिल्लाती है। इतना कहकर वो पहाड़ी औरत वहां से चली गई। उस पहाड़ी औरत की बातों ने रितिका को और डरा दिया। उसके जाते ही उसने जल्दी से शशांक को फोन किया। तुम घर कब वापस आओगे शशांक? गाड़ी लगभग ठीक हो चुकी है रितिका, शाम तक लौट आऊंगा।
मगर अचानक बारिश शुरू हो गई। रितिका दौड़ते हुए घर आ गई। शशांक रात तक नहीं लौटा। रितिका का दिल बैठने लगा। अचानक कोई दरवाजा जोर से पीटने लगा। शशांक, क्या तुम हो? कुछ ही देर बाद रितिका को बाहर से अपने कानों में शरीर का खून जमा देने वाली आवाज सुनाई थी। तुझे मार डालूंगी, तेरा खून पी जाऊंगी मैं। इधर सांप जैसे लहराते रास्तों पर घने अंधेरे में शशांक की कार भागी जा रही थी। दूर दूर तक बस सन्नाटा। तभी अचानक शशांक की नजर एक काले कपड़े में लिपटी भयानक आकृति पर पड़ी। उसकी कार खाई से बचते हुए उस पहाड़ी के एक हिस्से से जा टकराई। शशांक कार से बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगा। अचानक वो काला साया गायब हो गया था। तभी उसे अंधेरे में एक औरत अपनी ओर आती हुई दिखाई दी। वो औरत शशांक को रहस्यमय अंदाज से घूरते हुए बोली, इस इलाके में रात में कोई नहीं निकलता बाबूजी। आपको यहाँ नहीं रुकना चाहिए। यहाँ अक्सर आत्माएं टहलती रहती हैं और आप जैसे अजनबियों को अपना शिकार बना लेती हैं। हाँ, मुझे एक भयानक काला साया तो दिखाई दिया था। वो जरूर विद्या होगी। कौन विद्या? सब कुछ बता दूंगी आपको, पहले आप यहाँ से चलिए। शशांक तुरंत कार में बैठ गया। उसके साथ वाली सीट पर वो औरत भी बैठ गई। शशांक ने गाड़ी तेजी से आगे की ओर बढ़ा दी। अब बताओ मुझे कि कौन था वो काला साया और कौन विद्या? बरसों पहले पास के एक गांव में विद्या और उसकी बहन चंपा रहती थी। और एक दिन चंपा को पहाड़ों में घूमने आए एक शहरी लड़के से प्यार हो गया, मगर उस शहरी ने उसे धोखा दिया। चंपा ये सब सहन न कर सकी और उसने एक पेड़ पर फांसी लगा ली। वो शहरी जब यहाँ से भाग रहा था तो रास्ते में चंपा की बहन विद्या गुस्से से उसकी गाड़ी के सामने आ गई, मगर उस शहरी बाबू ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी। गाड़ी सीधी जाकर विद्या से टकराई और कार जाकर खाई में गिर गई और वो शहरी बाबू भी मारा गया। तब से विद्या और उसकी बहन चंपा दोनों की आत्माएं यहाँ भटकती हैं। एक विचार शशांक के दिमाग में कौंध उठा। उसने उस औरत की ओर गौर से देखते हुए कहा, जब उसका यहाँ इतना खौफ है तो तुम यहाँ रात में बाहर कैसे निकली? क्या तुम्हें उससे डर नहीं लगता? शशांक की इस बात पर वो औरत रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, दो बात आपको सबसे पहले पूछनी चाहिए थी, उसको तुम अब पूछ रहे हो। हाँ सच है, मुझे विद्या से डर नहीं लगता। लेकिन क्यों? वो औरत भारी आवाज में शशांक की तरफ घूरते हुए बोली, क्योंकि मैं ही विद्या हूँ। उस औरत की बात सुनकर शशांक के दिमाग में जैसे धमाका हुआ और शशांक के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। तभी उस औरत के चेहरे की खूबसूरत खाल एक काली चमड़ी में बदल गई। अचानक उस टायन ने उस पर अपने तीखे नाखूनों से हमला कर दिया और शशांक के गले में चांदी के लॉकेट पर हाथ पड़ते ही वो गायब हो गई। आज अगर मैंने ये लॉकेट नहीं पहना होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। मुझे तुरंत रितिका के पास पहुंचना होगा। इसका मतलब वो सही बोल रही थी। इधर रितिका डर से थर थर कांप रही थी। वो बार बार चिल्ला रही थी, चली जाओ यहाँ से। यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चली जाऊंगी, मगर तेरा खून पीकर। और इसी के साथ चंपा की आत्मा ने एक जोरदार ठोकर दरवाजे पर मारी, मगर अचानक वो चिल्लाकर दरवाजे से पीछे हट गई, क्योंकि गांव की वो बूढ़ी औरत वहां पहुंच चुकी थी जिसने दिन में रितिका को चेतावनी दी थी। वो औरत एक ताबीज उस चुड़ैल के सामने दिखाती हुई बोली, चली जा यहाँ से। अचानक चंपा गायब हो गई। रितिका ने दरवाजा खोल दिया। यहाँ से जल्दी चल बेटी, वरना ये तेरा खून पी जाएगी। लेकिन माँ जी, मेरे पति। ये इलाका मौत का इलाका है। ईश्वर से प्रार्थना कर कि तेरा पति सही सलामत हो। अभी तू सिर्फ अपनी जान बचा। रितिका उस बूढ़ी औरत के साथ चल पड़ी। अभी वो कुछ ही दूर जा पाए थे कि उनसे थोड़ी ही दूर मौजूद एक पेड़ पर रितिका को वही भयानक औरत फिर से दिखाई दी, जो कि उल्टी लटकी हुई थी।
डर मत, वरना ये तुझ पर कब्जा कर लेगी और उसके बाद ये और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। जब तक मेरे हाथ में ये ताबीज है, ये हम सबसे दूर ही रहेगी। अचानक वो भयानक औरत हंसते हुए वहां से गायब हो गई। तभी रात के अंधेरे रास्ते में रितिका को शशांक की कार आती दिखाई दी। शशांक और रितिका उस बूढ़ी औरत के गांव में चले गए। उसी बूढ़ी औरत की झोपड़ी में रुक गए। शशांक उस बूढ़ी औरत से बोला, एक बात समझ में नहीं आई आंटी, जब वो घर हॉन्टेड था और वहां पर उस इलाके में उन दोनों बहनों की इतनी दहशत फैली हुई है और वो दोनों बहनें मरने के बाद मौत की बहनें बन गई, ये जानने के बावजूद भी मुझे राजेश ने वही घर रहने के लिए क्यों दिया? शशांक की बात सुनकर बूढ़ी औरत बुरी तरह से चौंक गई। तुम किसकी बात कर रहे हो? आंटी, मुझे भला इस बारे में क्या पता था? कुछ दिनों पहले ही मुझे इसी गांव के व्यक्ति ने, जिसका नाम राजेश है, उससे मुलाकात हुई थी। उससे मेरी दोस्ती हो गई थी और उसी ने मुझे उस घर की चाबी दी थी और उसने मुझसे कुछ पैसे भी लिए थे। राजेश को मरे कई साल हो चुके हैं और उसे भी चंपा और विद्या दोनों बहनों की आत्माओं ने ही मारा था। वो दोनों बहनें जिसे भी मौत की नींद सुला देती हैं, तो उस व्यक्ति की आत्मा भी उन दोनों बहनों का गुलाम बन जाती है और वो उसी आत्मा के जरिए तुम्हारे जैसे भोले भाले इंसानों को फंसाकर अपने घर तक ले आती है और उन्हें अपना शिकार बना लेती है। अगले दिन अपना सब सामान छोड़कर अपनी पत्नी को लेकर वो वापस लौट गया, लेकिन शशांक और रितिका आज भी उस दिल दहला देने वाली घटना को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाए। मिश्रीपुर नाम का एक गांव था। गांव में किसी भी औरत को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। औरतें घर की चार दीवारी में ही रहती थीं। बाहर का सारा काम, चाहे वो कुएं से पानी लाना हो या बाजार से सामान लाना, पुरुष ही संभालते थे। होरीलाल कई वर्षों से गांव का सरपंच था। एक दिन होरीलाल के नाती और नातिन शहर से गांव में घूमने आए। नाना, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, मुझे गांव घूमना है। नहीं रोजी बेटी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं प्रियांशु को गांव घुमा लाऊंगा, फिर वो तुम्हें बता देगा कि गांव कैसा होता है। ये भी कोई बात हुई नाना जी, भला मैं गांव में घूमने क्यों नहीं जा सकती? कई साल पहले की बात है। एक गांव में कहीं से गर्भवती औरत आई थी जिसके पैर उल्टे थे। गांव वालों ने उस डायन को गांव से भगा दिया। कुछ दिन वो जंगल में दिखाई दी, फिर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। गांव के बड़े बूढ़े कहते हैं कि वो चुड़ैल थी जो 2 जुड़वा बेटियों को जन्म देकर मर गई थी। उसकी जुड़वा बेटियां किसी भी औरत के सिर पर हाथ रखकर उसका रूप धारण कर सकती हैं। वो औरतों का रूप धारण करके गांव के घर में जाती है और मर्दों का खून चूस लेती है। इसलिए गांव में किसी भी औरत को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। रोजी बहुत उदास हो गई क्योंकि उसकी गांव की खुली हवा में घूमने की बहुत इच्छा थी। जब नाना सोने चले गए तो प्रियांशु रोजी से बोला, तुम चिंता मत करो, किसी दिन मैं चुपके से तुम्हें गांव घुमा लाऊंगा। तुम मेरे कपड़े पहन लेना और बंदर वाला टोपा लगा लेना। इन भूत चुड़ैलों से मैं नहीं डरता। एक रात जब होरीलाल शादी में गया हुआ था तो प्रियांशु और रोजी गांव में निकल गए। अरे वाह, ये कुआं तो देखो कितना गहरा है, मैं इससे पानी निकाल कर देखती हूँ। उधर जुड़वा चुड़ैलें पेड़ पर बैठकर किसी शिकार का इंतजार कर रही थीं। वो कुएं पर कौन है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उनमें से कोई एक औरत है। मुझे तो दोनों आदमी लग रहे हैं। मैं औरतों की महक बहुत दूर से सूंघ लेती हूँ। इन दोनों में जरूर कोई एक स्त्री है, लेकिन कौन है ये पता करना पड़ेगा। कुआं देखने के बाद प्रियांशु और रोजी इमली के पेड़ से इमली तोड़कर खाने लगे। तभी अचानक उनके ऊपर 2 कपड़े गिरे। एक बहुत सुंदर फ्रॉक थी और दूसरी लड़कों की शर्ट। ये शर्ट और फ्रॉक कहाँ से गिरे? ये फ्रॉक तो बहुत सुंदर है। तभी झाड़ियों में से किसी औरत के चीखने की आवाज आई। हाँ, ये आवाज कैसी? तुम डरो मत, मैं अभी देख कर आता हूँ।
रोजी ने उसे रोका, लेकिन प्रियांशु नहीं माना और झाड़ियों में घुस गया। जुड़वा चुड़ैलों में से एक चुड़ैल झाड़ियों में छुपकर बैठी हुई थी। उसने अपने खतरनाक पंजे से प्रियांशु की गर्दन पकड़ ली। दूसरी चुड़ैल रोजी के पीछे गई। फ्रॉक चुनकर तूने बता दिया कि तू लड़की है। चुड़ैल ने एक हाथ से रोजी की गर्दन पकड़ी और दूसरा हाथ उसके सिर पर रखकर रोजी का रूप धारण कर लिया। कुछ देर बाद प्रियांशु झाड़ियों में से बाहर निकला। रोजी भागो यहाँ से, झाड़ियों में एक चुड़ैल है। मैंने बहुत मुश्किल से उससे अपनी गर्दन छुड़ाई है। प्रियांशु को पता नहीं था कि वो रोजी नहीं बल्कि चुड़ैल है। प्रियांशु रोजी के धोखे में चुड़ैल को लेकर घर चला जाता है। कुछ नहीं हुआ नाना जी, सब ठीक है। प्रियांशु और नाना सो जाते हैं, लेकिन रोजी बिस्तर में जागती रही। रात के 2 बजे वो उठी और गांव के घरों में गई। क्या हुआ? कौन हो तुम? सरपंच जी मेरे नाना हैं। उन्होंने मुझे आपको कुछ पैसे देने के लिए बोला है। पैसों की बात सुनकर आदमी खुश हो गया और उसने रोजी को अपने घर के अंदर बुला लिया। इस तरह चुड़ैल रोजी के रूप में कई घरों में गई और गांव के दर्जन भर आदमियों का खून पी गई। अगली सुबह पूरे गांव में हाहाकार मच गया। औरतों के रोने की आवाज सुनकर होरी लाल घर से बाहर आया। सरपंच जी की नातिन के रूप में चुड़ैल आई थी और मेरे पति का खून पी गई। होरीलाल समझ गया कि कल रात रोजी और प्रियांशु के बाहर जाने के कारण चुड़ैलों को मौका मिल गया। होरीलाल अपने घर की ओर भागा। प्रियांशु बिस्तर पर सो रहा था और रोजी गायब थी। हे भगवान, शुक्र है चुड़ैल ने प्रियांशु का खून नहीं पिया। क्या हुआ नाना जी? तुम लोगों की वजह से बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। होरीलाल गांव में हुई चीजों के बारे में प्रियांशु को बताता है। नाना जी, क्या रोजी अब कभी वापस नहीं आएगी? पता नहीं बेटा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या चुड़ैलों को मारने का कोई तरीका नहीं है? हम गांव वालों में से कोई चुड़ैल को नहीं मार सकता। उन्हें कोई ऐसा पुरुष ही मार सकता है जिसकी पीठ पर ओम का निशान हो। साधारण पुरुषों का वो खून पी जाती है। संयोग से प्रियांशु की पीठ पर ओम का निशान था। नाना जी, मेरी पीठ पर ओम का निशान है। मुझे बताइए कि चुड़ैल को कैसे मारा जा सकता है? अगर चुड़ैल से हनुमान के ऊपर हाथ रखवा लिया जाए तो वो मर जाएगी। प्रियांशु के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने औरतों की तरह साड़ी पहन ली और सर पर पल्लू डालकर उसने हनुमान की एक मूर्ति रख ली। वो देर रात में कुएं के पास जाकर पानी भरने लगा। अरे वाह, आज तो बहुत सुंदर स्त्री यहाँ आई है। इसका रूप धारण कर लिया तो गांव के हर घर में प्रवेश मिल जाएगा। चुड़ैल कुएं पर गई और उन्होंने औरत के धोखे में प्रियांशु की गर्दन पकड़ ली। जैसे ही दोनों चुड़ैलों ने प्रियांशु के सिर पर हाथ रखा, उनका हाथ हनुमान की मूर्ति पर पड़ गया। दोनों चुड़ैल उसी समय जलकर राख हो गईं और उनमें से रोजी सहित गांव की वे सभी औरतें निकल आईं जिनका रूप चुड़ैलों ने धारण किया था। गांव वालों ने प्रियांशु को बहुत शाबाशी दी। छुट्टियां मनाकर प्रियांशु और रोजी अपने घर लौट गए।